अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादुआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और आज काफ़ी दिन बाद ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी वीडियोस को लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और अब एक छोटा सा गिला भी है आपसे। मलिक सफ़दर हयात की स्टोरीज़ वाली जो वीडियोस हैं वो तो आप लोग देखते हैं, लेकिन उसके अलावा मैं कोई कितनी भी अच्छी वीडियो अपलोड कर दूं वो कोई भी नहीं देखता। कल रात मैंने एक बहुत अच्छी रमज़ान के हवाले से, जिसमें बहुत अच्छी इबादत बताई गई थी, नवाफिल बताए गए थे और काफ़ी ज़िक्र व अस्कार और उस हवाले से बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दी गई थी। और इसके साथ कुछ मुल्की सालमियत के हवाले से, मुल्क के हालात के ऊपर भी बहुत अच्छी बातें की गई थी। तो वो वीडियो अभी तक टोटल उस पर 2-3 व्यूज़ आए, तो बड़ी हैरत भी होती है और अफसोस भी होता है। काइंडली इस तरह की वीडियो भी देखा कीजिए। आप मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं। और रमज़ान के हवाले से ही पहले एक वीडियो की थी तो उस पर 500 तक व्यूज़ आ गए थे। इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ है। बहरहाल शुरू करते हैं मलिक सफ़दर हयात की एक और कत्ल केस रुदात। इस कहानी का नाम है तलाशी गुमशुदा, और इसके हवाले से कोई रिमार्क्स दिए जाएं तो बदी की हर राह बर्बादी ही की तरफ जाती है। ये कानून कुदरत है और अज़ल से होता आ रहा है कि इंसान को उसके अमाल की कुछ न कुछ सज़ा इस दुनिया में भी ज़रूर मिलती है। तो चलें शुरू करते हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट लाइलपुर के एक थाने में दर्ज कराई गई थी। फैसलाबाद का पुराना नाम लाइलपुर था। तफ्तीशी अफसर ASI फैज़ मोहम्मद गुमशुदा नौजवान को तलाश करता हुआ हमारे कस्बे में पहुंच गया था, लेकिन आगे उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वो जब हमारे थाने में पहुंचा तो खासा थका हुआ था। मैंने उसके खाने पीने का बंदोबस्त किया और जब वो कुछ ताज़ा दम हुआ तो उससे गुमशुदा नौजवान के बारे में इस्तफसार किया। फैज़ मोहम्मद मियाँ वाली का रहने वाला था। उम्र उसकी 30-32 के लगभग होगी। खासा मजबूत और लंबा तड़ंगा जवान था। उसने बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट 4-5 रोज़ पहले दर्ज करवाई गई है। गुमशुदा नौजवान का नाम हबीब अहमद था। उम्र 25 साल, रंग गोरा, बाल स्याह, मांग दरमियान से निकालता था, कद 5 फुट 9 इंच, आंखें भूरी, बाईं हाथ की छोटी उंगली नदारत यानी नहीं थी, वज़न 140 पाउंड के लगभग, गैर शादीशुदा, तालीम याफ्ता और चेहरे पर छोटी छोटी मूंछें। वो लाइलपुर के एक बहुत बड़े क्लॉथ स्टोर पर मुलाजमत करता था और आखिरी बार सफ़ेद कमीज़, सुरमई पतलून और स्याह बूटों में देखा गया था। क्लॉथ स्टोर के मालिक का बयान था कि हबीब अहमद ने 12 मार्च को 3 दिन की छुट्टी ली थी। गालिबन उस रोज़ बुध था। हबीब अहमद ने जुमरात, जुम्मा और हफ्ते की छुट्टी ली थी। वाज़े तौर पर वो इतवार की छुट्टी को साथ में लाना चाहता था और पीर को ड्यूटी पर हाजिर होने का इरादा रखता था। उसने मुख्तलिफ़ लोगों को छुट्टी की मुख्तलिफ़ वजूह बताई थी। क्लॉथ स्टोर के मालिक के मुताबिक वो अपने किसी बीमार रिश्तेदार की अयादत के लिए शेखुपुरा जाना चाहता था। घर वालों को उसने ये बताया था कि वो इंटरव्यू देने लाहौर जा रहा है। उसके एक लंगोटिया दोस्त के मुताबिक हबीब एक लड़की से मोहब्बत करता था और उसको तफरीह कराने कहीं ले गया था। फैज़ मोहम्मद की तफ्तीश ये ज़ाहिर करती थी कि हबीब अहमद अकेला बस पर सवार हुआ था, उसके साथ कोई लड़की नहीं थी। फैज़ मोहम्मद का बयान था कि हबीब अहमद की गुमशुदगी की मुद्दत के दौरान पूरे लाइलपुर में किसी लड़की की गुमशुदगी या अगवा की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई थी। हबीब अहमद के मोहल्ले की भी कोई लड़की गायब नहीं हुई थी। हबीब अहमद के दोस्त ने, जिसका नाम अजमल था, बड़े वसूख से कहा था कि हबीब अहमद अपनी महबूबा को तफरीह कराने कहीं ले गया था। उसने लड़की का नाम भी बताया था जो बकौल उसके ज़रीना था। हबीब अहमद 13 मार्च को घर से रवाना हुआ था। उसकी जेब में 100 रुपये से कुछ ऊपर रकम थी।
और एक छोटा सा बैग साथ था जिसमें 2 जोड़े कपड़े और चंद ज़रूरी चीज़ें थी। 100 रुपये उस ज़माने में खासी बड़ी रकम थी। 30-40 रुपये में एक छोटी फैमिली का पूरे महीने का राशन आ जाता था। फैज़ मोहम्मद ने ज़रीना नामी लड़की का खोज लगाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसे कोई ऐसी ज़रीना नहीं मिल सकी थी जिसका हबीब अहमद से कोई ताल्लुक़ साबित हो सकता। लड़की का जिक्र क्लॉथ स्टोर पर काम करने वाले दूसरे लोगों ने भी किया था। एक दरमियाने कद की लड़की कभी अकेली और कभी किसी सहेली के हमरा दुकान पर आती थी और हबीब अहमद के सिवा किसी से कपड़ा नहीं ख़रीदती थी। दीगर मुलाज़मों के बयान के मुताबिक वो हबीब अहमद के साथ ख़ास अदा से बात करती थी। शक्ल सूरत की इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन लिबास दीदा ज़ैब पहनती थी और जिस्मानी एतबार से खासी पुरकशिश थी। उस लड़की का नाम किसी को मालूम नहीं था और ना ही उसका कोई सुराख मिला था। हो सकता था कि वही ज़रीना हो या ज़रीना कोई दूसरी लड़की हो। गुमशुदगी की रिपोर्ट हबीब अहमद के बाप ज़हीर अहमद ने 22 मार्च को दर्ज कराई थी। मलिक साहब बंदा इस कस्बे तक सही सलामत पहुंचा था। फैज़ मोहम्मद ने कहा, ये बिल्कुल पक्की बात है, मैंने पूरी तसल्ली कर ली है। या तो इधर से वो कहीं और चला गया है या अभी इधर ही है। ये तुम्हारा अंदाज़ा है या तुम्हें उसके यहाँ पहुँचने का कोई सबूत मिला है? पक्का सबूत मिला है। वो खान बस सर्विस की बस में यहाँ पहुँचा था। बस कंडक्टर उसे अच्छी तरह जानता है। वो उसकी दुकान से 2-3 मरतबा कपड़ा भी ख़रीद चुका है। दोनों की आपस में सलाम दुआ भी हुई थी। उस लड़की के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा। हो सकता है कि दोनों ने आपस में चोरी छुपे शादी कर ली हो और यहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली हो। लड़की के बारे में मुझे कोई सबूत नहीं मिला, उसने कहा। उसका सारा किस्सा अभी ज़ुबानी कलामी है। हबीब के घर वालों ने लड़की के बारे में लाइल्मी का इजहार किया है। या तो वो लड़की को वाकई नहीं जानते और या वो उसकी पर्दापोशी करना चाहते। हैरानी इस बात की है कि लड़की का बिल्कुल कोई सुराग नहीं मिला। हो सकता है कि वो किसी दूसरे इलाके की रहने वाली हो और कभी कभार लाइलपुर आती रहती हो। कोई ख़ानदानी दुश्मनी का मामला तो नहीं है? अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, उसने जवाब दिया। या फिर रोपोश नौजवान की एक तस्वीर निकाल कर मुझे दी। आप हबीब अहमद की तस्वीर अपने पास रख लें और इस नौजवान के बारे में कुछ छानबीन कर लें। हो सकता है कि वो कभी बाज़ार में या सड़क पर चलता फिरता नज़र आ जाए। इसके घर वाले बहुत परेशान हैं। ये 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़ा है। इसके बाप की माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। रोज़ाना थाने के चक्कर लगाता है। मैं कोशिश करूँगा। अगर ये नौजवान इस कस्बे में हुआ तो हमारी नज़रों से छुपा हुआ नहीं रह सकता। इसका चाल चलन कैसा है और उठना बैठना कैसे लोगों में? चाल चलन के मुतल्लिक मुझे अभी तक कोई ख़राब रिपोर्ट नहीं मिली। पढ़ा लिखा नौजवान है और तकरीबन हर शख्स ने इसके बारे में अच्छी राय दी है। खुश अखलाक है, खामोश तबीयत है और अच्छे लोगों में उठता बैठता है। मैंने ज़रूरी बातें नोट कर ली। एएसआई फैज़ मोहम्मद एक रात हमारे पास रहकर वापस चला गया। 5-6 रोज़ के बाद हमें एसपी इलाका की तरफ से हबीब अहमद के बारे में बाकायदा तफ्तीश करने और मुफस्सल रिपोर्ट अरसाल करने की हदायत मौसूल हो गई। फैज़ मोहम्मद के जाने के बाद मैंने थाने के अमले को हबीब अहमद की तस्वीर दिखाने के बाद ये हदायत कर दी थी कि वह इस शक्ल सूरत के आदमी पर नज़र रखें, लेकिन इस मामले पर कोई खसूसी तवज्जो नहीं दी थी क्योंकि मेरा ख्याल ये था कि रुपोश नौजवान या तो किसी हादसे में हलाक हो गया था या उसने ज़रीना नामी लड़की से खुफिया शादी करके किसी नए शहर में अपनी दुनिया आबाद कर ली थी। मेरा मतलब है कि उसकी गुमशुदगी में कोई जुर्म नज़र नहीं आता था। बहरहाल एसपी की हदायत मौसूल होने के बाद मैंने इस मामले पर खसूसी तवज्जो देना शुरू कर दी। 3 रोज़ के अंदर मेरे आदमियों ने उस तांगे वाले का पता चला लिया जिसने बस स्टैंड से हबीब अहमद को उठाया था। तांगे वाला नौजवान शख्स था और सैंडो के नाम से मशहूर था। मैंने एक हवलदार को साथ लिया और अड्डे पर जाकर सैंडो के तांगे में जा बैठा। मुझे मालूम हुआ है कि कुछ रोज़ पहले तुमने इस आदमी को शहर पहुंचाया था। मैंने उसे हबीब अहमद की तस्वीर दिखाई। हमें उस मकान पर ले चलो जहां ये शख्स उतरा था। तस्वीर तो जनाब मैं पहले भी देख चुका हूँ, सैंडो ने कहा। सवारी भी मुझे याद है, लेकिन ये याद नहीं रहा कि सवारी किस जगह पर उतरी थी।
तांगे में 3 सवारियां और भी थीं। जो सवारी जहां कहती थी वहां तांगा रोककर उसे उतार देता था। मैंने पूछा, क्या चारों सवारियां रास्ते में उतर गई थी? अल्लाह आपका भला करे जनाब, एक सवारी तोड़ तक गई थी, बाकी 3 रास्ते में उतर गई थी। ठीक है, घोड़े को चाबक दिखाओ और हमें तोड़ तक ले चलो। रास्ते में तुमने जहाँ जहाँ सवारियाँ उतारी थीं वहाँ रुकते जाना। तांगे का पहला स्टॉप गुंजान आबादी के करीब था। सेंटो तांगा रोकते हुए बोला, लो जी, याद आ गया। इस जगह जो सवारी उतरी थी वो एक बूढ़ा आदमी था। उसके पास एक गठरी भी थी। बड़ी मुश्किल से उतरा था। उसने तांगे को आगे बढ़ाया और थोड़ी देर बाद दूसरे स्टॉप पर जा रुका। लो जी मलिक साहब, आपकी सवारी इस जगह पर उतरी थी। उसने मुझसे कोई पता भी पूछा था मगर मुझे याद नहीं रहा। उसने हाथ में कागज़ पकड़ा हुआ था जिस पर शायद पता लिखा हुआ था। उसने किसी का नाम लिया था या मकान का नंबर पूछा था। शायद नंबर ही पूछा था। तांगे से उतरकर वो किस तरफ गया था? उसने बाएं हाथ वाली एक गली की तरफ इशारा किया। उसका रुख इस गली की तरफ था। आगे अल्लाह जाने। मैंने तांगे वाले को फारिग कर दिया और हवलदार के हमरा मज़कूरा गली में दाखिल हो गया। वो नीम पुख्ता गली तकरीबन सुनसान पड़ी थी। तकरीबन 50 कदम दूर कोने पर एक हलवाई की दुकान थी। दुकान के बाहर एक बेंच रखी थी जिस पर 2 या 3 आदमी बैठे थे। एक शख्स हमें देखकर बेंच से उठ गया और दुकानदार को पैसे देकर एक तरफ चल पड़ा। वो दरमियाने कद का जवान था। मलिक साहब, ये आदमी मुझे कुछ मशकूक मालूम होता है। हवलदार ने कहा, रोकूं इसे? जाने दो, मैंने कहा। ऐसे मशकूक आदमी हर गली में होते हैं। नौजवान दानी तरफ वाली गली में मुड़कर नज़रों से ओझल हो गया। मैंने दुकानदार और गाहकों को हबीब अहमद की तस्वीर दिखाकर पूछा कि उन्होंने इस शक्ल सूरत का आदमी तो नहीं देखा। गाहकों ने तस्वीर को अच्छी तरह देखे बगैर ही इनकार में सर हिला दिया। दुकानदार भारी जिस्म का आदमी था। उसने नीली धोती के ऊपर फ़कत बनियान पहन रखी थी। वो तस्वीर का मुआयना करते हुए बोला, आदमी तो बाहर का है पर शक्ल कुछ देखी वाली लगती है। उसने अंदर की तरफ मुंह करके आवाज़ लगाई, ओए जीले, ज़रा इधर तो आ। एक 18-19 साला नौजवान जो दुकान के तारीख गोशे में मिठाई का थाल सजा रहा था, धोती के पल्लू से हाथ पूंछता हुआ बाहर आ गया और हमारी तरफ देखने लगा। पुत्र, ये तस्वीर तो देख, दुकानदार ने लड़के से कहा। मैंने इस बंदे को कहीं देखा है। अब्बा जी भूल गए? लड़के ने कहा। इस बंदे ने 2 सेर मिठाई खरीदी थी ते चौधरी फरमान अली दा पता भी पूछया सी। अच्छा, याद आ गया, दुकानदार ने कहा। पिछले महीने ये आदमी हमारी दुकान पर आया था। इसने 2 सेर बर्फ़ी और मैसू ख़रीदा था। इसके बाद चौधरी फरमान अली की कोठी का पता पूछकर चला गया था। मैंने उससे चौधरी फरमान अली की कोठी का पता पूछा और आगे बढ़ गया। फरमान मंजिल आबादी के तकरीबन किनारे पर थी। आगे हरे भरे खेत नज़र आ रहे थे। आबादी से मुल्हिक जो खेत था उसमें सब्जियां उगी हुई थी। फरमान मंजिल खासी बड़ी कोठी थी। एक हिस्से में बाग नज़र आ रहा था। मेरी दस्तक के जवाब में एक सफ़ेद रेश बूढ़ा बाहर आया। वो मुलाजिम मालूम होता था। उसने हमें बताया कि चौधरी फरमान अली कहीं काम से गए हुए हैं और शाम से पहले वापस नहीं आएंगे। चौधरी साहब का कोई बेटा घर में हो तो उसे बुला लो, मैंने कहा। बूढ़े के होंठों पर आजिज़ाना मुस्कुराहट नमूदार हो गई। बोला, चौधरी साहब की कोई औलाद नहीं है जी। अच्छा, क्या चौधरी साहब ने शादी नहीं की या औलाद ही नहीं हुई? शादी भी की थी और औलाद भी हुई थी, बूढ़े ने जवाब दिया। 2 बेटे और 1 बेटी। दुश्मनों ने उन्हें कत्ल कर दिया। ये 10 साल पुरानी बात है। वो एक शादी से वापस आ रहे थे। रात का वक्त था। रास्ते में एक सुनसान जगह पर 10-12 मुसल्लह आदमियों ने उन्हें घेर लिया और सबको ख़त्म कर दिया। चौधरी साहब पहले वापस आ गए थे इसलिए बच गए। घर में कोई और बड़ा हो तो उसको बुला लो। जनाब, घर में मर्द कोई नहीं है। चौधरी साहब की बूढ़ी माँ है, उसकी नज़र कमज़ोर है। एक छोटी बहन है, अगर हुक्म करे तो उसे बुला लो। उसके बच्चे स्कूल गए हुए हैं। ऐसा करो, उससे ये पूछ कर आओ कि 20-22 दिन पहले उनके घर लाइलपुर से कोई मेहमान आया था। बूढ़ा अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद एक 40-42 साला औरत दरवाजे पर आई। उसने रंगीन चादर ओढ़ रखी थी और भारी जिस्म की रौबदार औरत थी। बाद में मालूम हुआ कि वो चौधरी फरमान अली की छोटी बहन थी। हमारे घर में लाइलपुर से कोई मेहमान नहीं आया। उसका लहजा सख्त था। आप किसके बारे में पूछना चाहते हैं? उसका नाम हबीब अहमद है, मैंने कहा। उधर जो हलवाई है उसने बताया कि उस शख्स ने आपकी कोठी का पता पूछा था। ये मार्च की 13 तारीख की बात है। उसने फरमान मंजिल का पता पूछा होगा। औरत हाथ हिलाते हुए बोली, ये इलाका फरमान मंजिल के नाम से मशहूर है।
इस इलाके में जो भी नया आदमी आता है वो फरमान मंजिल का पता पूछता हुआ आता है। बात ख़त्म करते ही उसने हमारे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। इसका मतलब ये था कि हबीब अहमद इसी इलाके के किसी घर आया था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने सोचा हो सकता है कि वो पुरस्कार लड़की जिसका नाम ज़रीना बताया जाता है इसी इलाके की रहने वाली हो और हबीब अहमद उसी से मिलने वहाँ आया हो। उसी लम्हे एक बकरी का बच्चा कलांचे भरता हुआ एक दरवाजे से निकला। वो खासी तरंग में मालूम होता था और खूब उछल कूद मचा रहा था। उसके पीछे एक बूढ़ी औरत गली में नमूदार हुई और डांट डपट करते हुए बकरी के बच्चे को काबू करने की कोशिश करने लगी। हवलदार ने दौड़कर बच्चे को गोद में उठा लिया और औरत की तरफ बढ़ा। जीते रहो पुत्र, औरत ने हवलदार को दवा दी। अल्लाह हयाती देवे, अब इसको अंदर भी पहुंचा दो, मेरे हाथों से तो ये फिर छूट जाएगा। मेरे तो गिट्टे गोडे बिल्कुल ही रह गए हैं। हवलदार बच्चे को लेकर सहन में घुस गया। मैंने बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा जी, इस गली में कोई ज़रीना नाम की लड़की भी रहती है? मेरा तो अब दिमाग भी काम नहीं करता, सब कुछ भूल भुला गया है। वैसे सब खैर तो है ना? हाँ, सब खैर ही है, मैंने कहा। हमने सुना था कि ज़रीना नाम की एक लड़की इस गली में रहती है। उसका घर तलाश कर रहे हैं। उसके घर में लाइलपुर से एक मेहमान आया हुआ है, हम उससे मिलना चाहते हैं। मेरी बेटी को शायद पता हो, औरत ने कहा। मैं उससे पूछती हूँ, अंदर आ जाओ। सहन खासा बड़ा था। एक तरफ नीम के पेड़ के नीचे एक भैंस और 5-6 बकरियां बंधी हुई थीं। मैं दरवाजे के करीब ही रुक गया। औरत अपनी बेटी को बुला लाई। वो पढ़ी लिखी मालूम होती थी। ये मेरी बेटी हमीदा है, औरत ने कहा। इसको पता होगा ज़रीना का। आपको कौन सी ज़रीना का पता चाहिए? हमीदा ने पूछा। इस मोहल्ले में तो 2-3 ज़रीना रहती हैं। ये तो हमें भी मालूम नहीं है, मैंने कहा। जिस ज़रीना की हमें तलाश है उसकी उम्र 20 साल के करीब होगी। वो कभी कभी लाइलपुर जाती रहती है। एक ज़रीना तो छोटी है, हमीदा सोचते हुए बोली। उसकी उम्र तो 12-13 साल होगी। दूसरी और तीसरी ज़रीना की उम्रें 22 और 24 साल के करीब होंगी। उनमें से कोई हो सकती है। हमने दोनों के पते पूछे और वहाँ से रुखसत हो गए। पहली ज़रीना उसी गली में 3 या 4 मकान छोड़कर रहती थी। उसके बाप का नाम हमीदा ने इस्माइल बताया था। हमने पहले उसका दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने वाला एक भारी भरकम शख्स था। उसने बड़ी बड़ी मूँछें रखी हुई थी और उसकी गर्दन पर चर्बी की 2-3 तहें चढ़ी हुई थी। हाँ जनाब, हुक्म करो। उसकी आवाज़ भारी और फंसी फंसी सी थी। मेरा नाम मलिक सफ्तर हयात है और मैं तारफ ते मट्टी पाओ जनाब। कम दी गल करो, की हुक्म है? बचाओ, बड़े औखे बोल रहे हो, हवलदार ने कहा। थानेदार साहब नू अपनी गल ते मुकान लेन दो। ओ काका हवलदार, तू एक पास ही खलोता रहे। हाँ जनाब, हुक्म करो थानेदार साहब। आपका नाम क्या है? मैंने पूछा। असा भी तहाड़ी बरादरी दे बंदे हाँ। मलिक उमर दराज खान खोखर। खोखर साहब, कोई 24-25 रोज़ पहले आपके घर में लाइलपुर से कोई मेहमान आया था? ना जी, हमारे घर तो कोई मेहमान नहीं आया। ना लाइलपुर से, ना शेखुपुरा से। और गल करो। आपके घर में ज़रीना नाम की कोई लड़की रहती है? मैंने पूछा। उसके चेहरे पर बरहमी नमूदार हो गई। बोला, ज़रीना मेरी बेटी है। आपको उससे क्या काम है? जिस आदमी को हम तलाश कर रहे हैं उसकी एक रिश्तेदार का नाम भी ज़रीना है। उस आदमी का नाम हबीब अहमद है। माफ़ी दियो जनाब, असी किसी हबीब अहमद को नहीं जानते। चंगी तरह पुछ परीत करके आया करो। उसने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। बड़ा बददिमाग आदमी है, हवलदार ने कहा। इखलाक की तो इसे हवा भी नहीं लगी। अपने जुस्से से मजबूर मालूम होता है। वो क्या कहते हैं कि बाबा भी गरम ते बाबे दियाँ गोलियाँ भी गरम। दूसरी ज़रीना का घर फरमान मंजिल से आगे एक गली में था जो दाहिनी तरफ मुड़ जाती थी। खासा बड़ा मकान था। कमरे तो 3-4 ही थे मगर सहन बहुत बड़ा था। मकानों की वो कतार आबादी की आखिरी कतार थी। पिछले हिस्से में कसीर तादाद घने दरख्तों की नज़र आ रही थी। दरवाज़ा खोलने वाली एक 40-42 साल की फ्रब्बा अंदाम औरत थी। उसने चुस्त और भड़कदार लिबास पहना हुआ था। घने स्याह बाल सलीके से गुंदे हुए थे। होंठों पर मिस्सी की तय और आंखों में काजल का रंग नुमाया था। वो सुर्ख व सफ़ेद रंग वाली एक पुरकशिश औरत थी और ख़ासी तुंद मिजाज भी नज़र आती थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक लहर सी आकर चली गई। यहाँ मैं थोड़ी सी कदा कलामी करती हूँ और अपना तबसरा बीच में शामिल करने लगी हूँ, बर्दाश्त कर लीजिएगा। मेरी छठी हिस्स कह रही है
کہ ملک صاحب آپ صحیح جگہ پہنچ گئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے یہ جو طرح دار سی عورت لگ رہی ہے نا، یہ مجھے ایسی ویسی عورت لگ رہی ہے. اور وہ لڑکی اس کی بیٹی یا اس قسم کی عورتوں نے جو ایک کوٹھا سا بنایا ہوا ہوتا ہے اس پہ جو انہوں نے لڑکیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہوگی. اور یقیناً کسی وجہ سے انہوں نے اس بندے کو بلایا اور ہو سکتا ہے کہ اسے قتل کر دیا ہو کہیں آگے. مطلب جو بھی اس کے ساتھ لفڑا ہوا ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے کہ اسی گھر میں ہوا ہے. یہ میرا تبصرہ ہے. اب آگے چلتے ہیں. رسمی کلمات کے بعد میں نے اپنا تعارف کرایا، پھر کہا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ 24-25 روز پہلے آپ کے ہاں لائل پور سے ایک مہمان آیا تھا. جی؟ وہ چونک کر بولی. کس مہمان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مہمان تو آتے جاتے رہتے. جی، جس مہمان کی میں بات کر رہا ہوں اس کا نام حبیب احمد ہے. وہ پچھلے مہینے کی. میں کسی حبیب احمد کو نہیں جانتی، عورت نے تیز لہجے میں کہا. لائل پور میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، وہ اور اس کی بیوی بچے ادھر آتے رہتے ہیں، اور بھی 2-4 رشتہ دار ہیں ہمارے لائل پور میں، لیکن اس نام کا کوئی نہیں ہے. بات ختم کرتی اس نے دروازہ بند کرنے کا ارادہ کیا. آپ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا. اور وہ کیا کام کرتا ہے؟ اس کا نام منظور حسین ہے. ادھر بھوانہ بازار میں اس کی اپنی دکان ہے. بات کیا ہے؟ میں نے جیب سے نوٹ بک نکالی اور اس پر منظور حسین کا نام اور پتہ نوٹ کر لیا. اس عورت کا انداز مجھے شک میں ڈال رہا تھا. گلی میں چونکہ سناٹا تھا، اس لیے ہماری آوازیں سن کر آس پاس کے 1-2 دروازے کھل گئے تھے. کیا آپ کی بیٹی کا نام زرینہ ہے؟ میں نے پوچھا. آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کے چہرے پر الجھن بھی پائی جاتی تھی اور غصہ بھی. ہم غیر مردوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کے نام نہیں لیا کرتے. اس نے سامنے والے دروازے کی طرف دیکھا جس کی آڑ میں ایک ادھیڑ عمر عورت جھانک رہی تھی. لو جی، نہ کوئی گل نہ بات، دروازہ کھڑکایا اور لڑکیوں کے نام پوچھنے شروع کر دیے. تھانے دار صاحب، ہم عزت دار لوگ ہیں، اس محلے میں ایسے ویسے لوگ نہیں رہتے. بی بی آپ اپنے آدمی کو باہر بھیج دیں، میں نے قدرے سختی سے کہا. میں عزت دار اور بازاری آدمی میں فرق کرنا خوب جانتا ہوں، میرا کام ہی یہی ہے. میرا آدمی فوت ہو چکا ہے، عورت نے کہا. آپ جلدی بات ختم کریں، مجھے اور بھی کام ہے. آپ نے اپنی بیٹی کا نام نہیں بتایا، میں نے کہا. لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کا نام زرینہ ہی ہے. کیا میں یہ سمجھ لوں کہ آپ کوئی بات چھپانا چاہتی ہیں؟ مجھے کیا ضرورت ہے کوئی بات چھپانے کی؟ آپ کی بیٹی لائل پور تو جاتی رہتی ہوگی، میں نے پوچھا. تھانے دار صاحب، میں اپنی بیٹی کے بارے میں نہ کوئی بات سننا چاہتی ہوں اور نہ کرنا چاہتی ہوں، عورت نے سختی سے کہا اور دروازہ بند کر دیا. بظاہر وہ ایک طبعی سا رد عمل تھا. کوئی عورت اپنی نوجوان بیٹی کے بارے میں اس قسم کی گفتگو پسند نہیں کر سکتی، لیکن اس عورت کے رویے میں کوئی خاص بات تھی جو مجھے شک میں ڈال رہی تھی. لہٰذا میں نے پڑوسیوں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا مناسب سمجھا. سامنے والا دروازہ بند ہو گیا تھا. اگلے دروازے میں ایک معمر عورت کھڑی تھی. میں نے اسے سلام کیا اور کہا کہ میں اس سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. اس کے بال سفید ہو چکے تھے، تاہم صحت اچھی نظر آتی تھی. اس نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور ہمیں ایک سادہ سی بیٹھک میں لے گئی. کیا معاملہ ہے؟ اس نے راسترانہ لہجے میں پوچھا. کیا نصیرہ کی کڑی گھر سے نٹھ گئی ہے؟ سب خیر ہے، میں نے کہا. نصیرہ کی لڑکی کا نام کیا ہے؟ زرینہ نام ہے. بڑی فیشنی کڑی ہے، ویسے ماں بھی کم نہیں ہے. ایک سفید ریش بوڑھا حقہ ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوا اور سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا. اس کی نظر کمزور معلوم ہوتی تھی. عورت نے بتایا کہ اس کا شوہر علم دین ہے. کیوں جی، ساڈے محلے وچ کوئی واردات ہو گئی ہے؟ بوڑھے علم دین نے پوچھا. نصیرہ کی کڑی زرینہ کا چکر ہے، عورت نے اپنے شوہر کو خبر دی. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چند چڑھا آئی ہے. یہ تھانہ دار صاحب اسی کے بارے میں پوچھ پرید کرتے پھر رہے ہیں. ابھی تک میری ساری تفتیش اندازے کی بنا پر تھی. یہ ثابت ہو چکا تھا کہ حبیب احمد اسی محلے میں وارد ہوا تھا، لیکن یہ معلوم کرنا ابھی باقی تھا کہ آیا وہ زرینہ نامی کسی لڑکی سے ملنے وہاں آیا تھا یا کسی اور کام سے آیا تھا. ملک صاحب کی تفتیش کی گاڑی تیزی سے اپنے راستے پر اپنی منزل پر رواں دواں ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ملک صاحب صحیح رخ پر تفتیش کر رہے ہیں. اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت. جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.